नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा, जहां बगावत की चिंगारी तो कई सालों से सुलग रही थी, लेकिन अब यह आग का रूप ले चुकी है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौजियों से भरी हुई जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है जिसने पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे में चल रही बगावत को पूरी दुनिया की नज़र में ला दिया है। बलूचिस्तान में चल रही इंसर्जेंसी दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड बगावत इसको माना जाता है। यानी कई दशकों से दबाए गए और कुचले जा रहे बलूच लोगों की बगावत को दुनिया में उस तरह से कभी पेश नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए था। लेकिन इस ट्रेन हाईजैक ने बलूच लिबरेशन आर्मी को एक ऐसे हथियारबंद संगठन के तौर पर पूरी दुनिया के सामने ला दिया है जो न्यूक्लियर पावर वाली पाकिस्तान आर्मी को भी घुटनों पर ला सकती है। आज के इस एपिसोड में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग के बारे में हर वो बात बताएं जिसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बलूचिस्तान के इतिहास, भूगोल के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखा देकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चीन का इस सूबे में क्या रोल है, क्या उसका इंटरेस्ट है और क्यों बलूच लोग पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी नफरत करते हैं। लेकिन पहले बात इतिहास की। आज के बलूचिस्तान का लगभग ज़्यादातर हिस्सा कलत रियासत के तौर पर जाना जाता था आज़ादी से पहले। इस रियासत का पाकिस्तान में विलय एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल धोखा या इंटरनेशनल गेम का हिस्सा माना जाता है। दरअसल आज़ादी के वक्त भारत में जो 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, उनमें से ही एक रियासत थी कलत। लेकिन उसकी पोजीशन ब्रिटिश भारत की बाकी रियासतों की पोजीशन से अलग थी। कलत के साथ ब्रिटिश सरकार की संधि और नीति बाकी रियासतों के साथ की संधि से अलग थी। आज के बलूचिस्तान का लगभग ज़्यादातर हिस्सा कलत रियासत के तहत ही आता था। इस रियासत का पाकिस्तान में विलय एक बहुत बड़ा धोखा था और इंटरनेशनल गेम का इसको हिस्सा माना जाता है। अपने पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान से सटी हुई कलत रियासत के साथ ब्रिटिश साम्राज्य ने 1876 में एक समझौता किया था, जिसकी धारा 3 के तहत ब्रिटिश राज कलत की आज़ादी का सम्मान करने को बाध्य था। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यह तय हो गया कि ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर जाना ही होगा, वो जाने वाले हैं। तब कलत के खान जो उसके शासक थे, उन्होंने ब्रिटेन में अपनी रियासत की आज़ादी के लिए एक लंबा मुकदमा लड़ा। इस मुकदमे में उनकी ओर से दलीलें रखने वाले वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने यह मुकदमा जीत लिया और इत्तेफाक देखिए कि जिस कलत रियासत की आज़ादी के लिए जिन्ना ने अदालत में लड़ाई लड़ी, उसे कुछ ही सालों बाद ताकत के दम पर पाकिस्तान में मिला दिया। बलूचिस्तान की आवाम जिन्ना के इस धोखे को हमेशा याद रखती है। कलत रियासत को लेकर जिन्ना ने एक के बाद एक कई धोखे दिए। दरअसल अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के वक्त देसी रियासतों को 2 कैटेगरी में बांटा था। 560 देसी रियासतें कैटेगरी ए में आती थीं, जो ब्रिटिश शासन के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के तहत थी, जबकि कलत, भूटान और सिक्किम जैसी रियासतें विदेश मंत्रालय के तहत कैटेगरी बी में रखी गई थी। 1876 के समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार का कलत के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं था। यही वजह थी कि कलत के नवाब कभी भी दिल्ली के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शामिल ही नहीं हुए। वो खुद को ब्रिटिश भारत का हिस्सा मानते ही नहीं थे। लिहाजा उनकी रियासत बाकी रियासतों की तरह भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं थी। आज़ादी के वक्त भारत पाकिस्तान की आज़ादी से कुछ दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को ही कलत की रियासत का पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ, जिसमें खुद जिन्ना ने उनकी आज़ादी का सम्मान करने पर सहमति दी। ब्रिटिश सरकार ने भी इस समझौते में शिरकत की थी। कलत की रियासत यानी आज का बलूचिस्तान भारत और पाकिस्तान से पहले ही आज़ाद हो चुका था। कलत के खान ने डगलस येट्सफेल को अपना नया विदेश मंत्री भी नियुक्त किया था और कराची में अपना उच्चायोग यानी हाई कमीशन भी खोला और अपने दूत को भी नियुक्त कर दिया था। कलत एक तरह से आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन उसके खान को आशंका थी कि जिन्ना अपना वादा तोड़कर उनकी रियासत पर कब्जा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और इसी आशंका के मद्देनज़र उन्होंने भारत के साथ अपनी रियासत के विलय की कोशिश भी की और अपने कई दूत दिल्ली भेजे, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हो सका। कहा यह भी जाता है कि कलत रियासत पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान को ब्रिटिश सरकार ने ही प्रेरित किया था। दरअसल जो इंटरनेशनल गेम उस वक्त चल रहा था वो ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल चुका था। अब ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन जर्मनी नहीं था, बल्कि कम्युनिस्ट देश सोवियत संघ था, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से मिलती थी और अफगानिस्तान की सीमा कलत रियासत से मिलती थी। ब्रिटेन को आशंका थी कि मध्य एशिया में अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ कलत को भी अपने प्रभाव में ले सकता है और ऐसा होने पर ईरान में जो तेल मौजूद था और उसकी सप्लाई लाइन थी,
उस पर सोवियत संघ का प्रभाव हो जाएगा। एक बड़ा इंटरनेशनल गेम था। कलत जैसी कमजोर रियासत अपना बचाव नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसे पाकिस्तान में शामिल करवाया गया, ऐसा कहा जाता है। कलत यानी बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति ही उसकी आज़ादी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, और इसी भौगोलिक स्थिति के चलते अब पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो चुका है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 43% का हिस्सा है, जबकि उसकी आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी की महज 6-7% है। बलूचिस्तान की ज़मीनी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया के देशों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जबकि अरब सागर में मौजूद ग्वादर बंदरगाह के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों समेत अफ्रीकी देशों तक पहुंचना काफ़ी आसान है। ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान में जो कराची का बंदरगाह है उससे भी ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत अपने सूबे जिनजियांग से ग्वादर बंदरगाह तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC बना रहा है। सैकड़ों करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। चीन की कोशिश है कि इस कॉरिडोर के जरिए वो ग्वादर बंदरगाह का उपयोग करते हुए सड़क मार्ग से अपने प्रोडक्ट्स को बाकी देशों में तो भेजे ही, साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों से अपनी एनर्जी इंपोर्ट के लिए जो तेल का वो आयात करता है उसके लिए भी एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर ले। दरअसल चीन अपनी एनर्जी ज़रूरतों का ज़्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है, जो हिंद महासागर के जरिए चीन तक पहुंचता है। लेकिन चीन को ये डर रहता है कि अगर कभी भविष्य में भारत के साथ उसकी जंग होती है तो इंडियन नेवी हिंद महासागर में बड़ी आसानी से उसकी नाकेबंदी कर सकती है। लेकिन ग्वादर पोर्ट, जो कि बलूचिस्तान का अहम पोर्ट है, उसके जरिए चीन को एक सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। चीन अपने इस प्रोजेक्ट में करोड़ों डॉलर्स की रकम खर्च कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के बागी उसके प्रोजेक्ट्स को अक्सर निशाना बनाते रहते हैं। ये वही लड़ाके हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग कई सालों से लड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी ताकत के बल पर कलत रियासत पर कब्जा तो किया था, लेकिन कलत की आवाम को पाकिस्तान की गुलामी मंजूर नहीं हुई। बलूच ट्राइब खुद को पाकिस्तान से अलग मानती है और इसके कई ग्रुप्स हैं जो लगातार हथियारबंद बगावत करते आ रहे हैं। इस बगावत को कुचलने के लिए पाकिस्तान आर्मी भी कई कठोर अभियान चला चुकी है। जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के शासक थे तब उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को एक बड़ा ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था, और एक दिग्गज बलूच लीडर थे नवाब अकबर खान बुख्ती, उनकी हत्या पाकिस्तान आर्मी ने कर दी थी। पूरे बलूचिस्तान में उन्हें बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता था, और अकबर खान बुख्ती कोई आम अलगाववादी लीडर नहीं थे। वो बलूचिस्तान के गवर्नर रह चुके थे और बलूच ट्राइब के सबसे बड़े कबीले बुख्ती कबीले के लीडर थे। अकबर खान बुख्ती की मौत बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग में एक नया चैप्टर जोड़ देती है। दरअसल अलग अलग ऑपरेशन चला रहे कई बलूच हथियारबंद ग्रुप फिर से एक साथ आ जाते हैं, और अब इन ग्रुप्स को पाकिस्तान की तहरीक-ए-तालिबान के साथ भी इनकी साठगांठ हो चुकी है, और पाकिस्तान आर्मी के लिए बलूचिस्तान को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन भी पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है कि बलूचिस्तान में उसके प्रोजेक्ट्स पर हो रहे हमलों पर की लगाम कसी जाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि बात अगर पाकिस्तान से ना संभली तो अपने प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के लिए चीन बलूचिस्तान में अपनी फौज तक भेज सकता है। लेकिन उससे पहले ही बलूच बागियों ने ट्रेन हाईजैक करके ये बता दिया कि बलूच आंदोलन को कुचलना या उसे नज़रअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।